हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट में आज अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई। 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसमें गौतम अडानी पर भारी कर्जा और गौतम अडानी फाइनेंस पर शेयरों में हेरफेर समेत 88 गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद निवेशकों में अचानक से हड़कंप मच जाता है, जिसका गौतम अडानी की नेटवर्थ पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है और गौतम अडानी दुनिया के अरबपतियों में टॉप 10 की लिस्ट में जो कि चौथे नंबर पर थे, वो सीधे खिसककर 37वें नंबर पर आ जाते। इस रिपोर्ट का गौतम अडानी की नेटवर्थ पर इतना बुरा असर पड़ा कि मात्र एक महीने के अंदर ही गौतम अडानी की नेटवर्थ $120 अरब से घटकर $50 अरब तक ही रह गई। आखिर क्या है हिंडनबर्ग और ये क्या काम करती है? हिंडनबर्ग रिसर्च एक फोरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फार्म होने के साथ साथ एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी भी है। यह कंपनी शॉर्ट सेलिंग करके अरबों की कमाई करती है। इसकी स्थापना सन 2017 में नाथन एडरसन के द्वारा की गई थी। यह कंपनी शेयर मार्केट, इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स पर रिसर्च करती है। हिंडनबर्ग रिसर्च कॉर्पोरेट जगत की गतिविधियों के बारे में खुलासा करने के लिए जानी जाती है। यह किसी भी कंपनी में हो रही गड़बड़ी का पता लगाकर उसकी एक रिपोर्ट तैयार करती है और उसे पब्लिश करती है। आइए जानते हैं गौतम अडानी के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण बातें जो हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को पूरा लास्ट एंड तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गौतम अडानी का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में 24 जून 1962 को हुआ था। गौतम अडानी के पिता एक कपड़ा कारोबारी थे जो कि टेक्सटाइल चलाते थे। यह हमें अहमदाबाद के पुराने शहर में आज भी हमें देखने को मिल जाएगी। गौतम अडानी अपने पिता का हाथ बटाने के लिए साइकिल पर कपड़े और साड़ियाँ रखकर अहमदाबाद की गलियों में बेचा करते थे। उस समय इनकी आर्थिक स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अडानी हमेशा से ही कुछ बड़ा करने की सोच रखते थे। कुछ बड़ा काम करने के लिए इन्होंने मुंबई जाने का फैसला किया। उस समय इनकी जेब में मात्र 100 रुपये ही थे। मुंबई जाकर कुछ दिनों ये अपने बड़े भाई विनोद अडानी के साथ रहे। विनोद अडानी उस समय कट पीस फैब्रिक के थोक विक्रेता थे। उसके बाद गौतम अडानी ने डायमंड सॉर्टर का भी काम किया और वहां पर उन्होंने इस धंधे से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की ताकि भविष्य में ये कोई काम चालू करें तो उन्हें कोई परेशानी नहीं आई। 1981 में गौतम अडानी अपने भाई के कहने पर वापस अहमदाबाद आ जाते हैं। यहाँ पर इनके भाई ने एक प्लास्टिक यूनिट खरीदी जो कि पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड थी, जिसने अडानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए कई रास्ते खोल दिए। साल 1985 में इन्होंने छोटे पैमाने पर पॉलीमर का आयात करना शुरू किया। 1988 में अडानी एक्सपोर्ट की स्थापना की। अडानी एक्सपोर्ट आज अडानी एंटरप्राइज के नाम से भी जानी जाती है। साल 1991 में भारत में ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत होती है। उसके साथ ही देश की आर्थिक नीतियों में भी सुधार किया जाता है, जिसके कारण गौतम अडानी को अपने व्यापार को विदेशों तक फैलाने का एक सुनहरा मौका मिल जाता है। उसके बाद अडानी ने मेटल्स, टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। साल 1994 में अडानी को मुद्रा पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिला। साल 1995 में इन्होंने अडानी पोर्ट्स और SEZ कंपनी की शुरुआत की। वर्तमान समय में अडानी पोर्ट देश की सबसे बड़ी पोर्ट ऑपरेटर कंपनी है। साल 1996 में अडानी ने एनर्जी सेक्टर में अपना कदम रखा और अडानी पावर कंपनी की शुरुआत की। 2007 में अडानी ने माइनिंग की भी शुरुआत की। 2014 में अडानी को ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी कोयला खदान कारमाइल का भी प्रोजेक्ट मिल जाता है। 2016 में अडानी ने डिफेंस सेक्टर में भी कदम रखा। साल 2019 में अडानी ने अडानी एयरपोर्ट नाम से कंपनी की शुरुआत करते हैं और मात्र 2 साल के अंदर ही उन्हें देश के कई महत्वपूर्ण एयरपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं, जिसमें अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर जैसे कई महत्वपूर्ण एयरपोर्ट शामिल हैं। आज अडानी की लीडरशिप में अडानी ग्रुप ने पिछले 3 दशकों में बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ हासिल की है। गौतम अडानी का कहना है कि वह अपनी निवेश की नीति को हमेशा राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर ही तैयार करते हैं, जिसमें कभी भी कोई बदलाव नहीं होता है। गौतम अडानी से जुड़े कई विवाद भी सामने आते रहते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की कारमाइकल खदान प्रमुख है।
जिसके कारण गौतम अडानी की कंपनी हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है, जो कि आज भी जारी है। जब कोई इंसान इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा हो, इतनी तेजी से ग्रोथ कर रहा हो, तो उसके ऊपर विवाद खड़ा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। गौतम अडानी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नज़दीकियां होने का भी कई बार आरोप लगता रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि वह अपने पैसा और पॉलिटिक्स पावर की वजह से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आसानी से हासिल कर लेते हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि गौतम अडानी को केंद्र सरकार ने जो जमीन दी थी उसमें गौतम अडानी और केंद्र सरकार की मिली हुई भगत है। वहीं अडानी अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जो केंद्र सरकार ने उन्हें ज़मीन दी है वो सस्ते दामों पर तो दी है, लेकिन उसके डेवलपमेंट लायक बनाने में कई गुना ज़्यादा खर्चा आया है। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग ने अडानी पर स्टॉक मैनिपुलेशन, मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन जैसे कई गंभीर आरोप लगाए थे। हिंडनबर्ग का कहना है कि अडानी ग्रुप की कंपनियां ओवर वैल्यूड हैं, जिसके बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई और अडानी को $70 बिलियन का भारी नुकसान उठाना पड़ा। Adani Group companies continue to slide for a third straight session. जहां गौतम अडानी की टोटल नेटवर्थ 2012 में $3.9 बिलियन थी, वही 2022 तक $150 बिलियन तक पहुंच गई। मगर जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग की आई रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी की नेटवर्थ $70.8 बिलियन तक ही रह गई। आज उनकी वर्ल्ड रिचेस्ट रैंक 16वें नंबर पर है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद आरबीआई ने सभी बैंकों से अडानी समूह के कर्ज और जोखिमों की रिपोर्ट मांगी, जिसमें सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई और पीएनबी समेत सभी लेंडर्स ने सामने आकर अपनी रिपोर्ट सामने रखी और अडानी ग्रुप को दिए हुए कर्जे के बारे में जानकारी दी, जिसमें सभी बैंकों में बताया गया कि अडानी ग्रुप को दिए हुए कर्जे में किसी भी प्रकार का कोई जोखिम नहीं है। और अडानी ग्रुप के सदस्यों ने बताया कि हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोप सभी बेबुनियाद और झूठे हैं। अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो मुझे लगता है कि आपको यह अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि कैसे एक विदेशी कंपनी ने झूठी रिपोर्ट पेश करके लाखों लोगों को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।